हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोस्पाथ। सो ग्रेड 9 की बायोलॉजी बुक का हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसके आज टॉपिक नंबर 5 पर 1.5 को आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है साइंस इज अ कोलैबोरेटिव फील्ड। साइंस क्या है? साइंस एक कोलैबोरेटिव फील्ड है। कोलैबोरेशन का क्या मतलब होता है? कोलैबोरेटिव का मतलब होता है कि टीम वर्क इन्वॉल्व होना। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि साइंस एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है, उसी तरह से कोलैबोरेशन का भी वही मतलब आता है। सो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। Science is profoundly a collaborative field as it allows researchers to combine knowledge from various fields such as biology, physics and chemistry to solve complex problems. So science क्या है? Science एक ऐसी फील्ड है जिसमें हम रिसर्चर्स को अलाउ करते हैं कि वो अपनी अपनी फील्ड से जो उनकी नॉलेज है वो कलेक्ट करके अपनी अपनी नॉलेज को कलेक्ट करके इन कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट कर सके। तो डिफरेंट फील्ड से साइंटिस्ट बिलोंग करते हैं। इस फील्ड में बायोलॉजी की फील्ड भी आ सकती है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और अदर साइंसेस भी हैं, जो कि सब मिलकर टीम वर्क करके इन कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। Interdisciplinary collaboration involves the partnership of individuals or teams from different academic disciplines working together to address complex problems। क्या कहा जा रहा है कि इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन में क्या इन्वॉल्व होता है कि पार्टनरशिप या टीम वर्क किस तरह से इन्वॉल्व होती है कि इंडिविजुअल जो कि अपनी अपनी फील्ड से अपने अपने डिसिप्लिन से बिलोंग करते हैं, वो सब मिलकर टीम वर्क करके इन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसमें यहाँ पर एक एग्जाम्पल दी गई है, बेस्ट एग्जाम्पल है इस टॉपिक से रिलेट करती हुई। क्लाइमेट चेंज रिसर्च often involve meteorologists, biologists, chemists and social scientists working together to understand its impacts and develop solution। कि क्लाइमेट चेंज जब होता है तो उस पर जो रिसर्च रिपोर्ट तैयार की जाती है, तो वो ये सारे फील्ड से बिलोंग करने वाले इंडिविजुअल्स करते हैं, ताकि वो क्लाइमेट का इम्पैक्ट जो ह्यूमन बींग्स पर है, जो इन्वायरमेंट पे उनका इम्पैक्ट आ रहा है क्लाइमेट का, क्लाइमेट चेंज का, तो उसको देखें और उसके हिसाब से उसके सॉल्यूशंस को डेवलप कर सके। ओके जी, मटेरियोलॉजिस्ट क्या होते हैं? मटेरियोलॉजिस्ट होते हैं वेदर रिसर्चर्स, जो वेदर रिपोर्ट को तैयार करते हैं। उसके अलावा बायोलॉजिस्ट है। बायोलॉजिस्ट कौन है? बायोलॉजिस्ट जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं। केमिस्ट, केमिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व होंगे, केमिकल्स इन्वॉल्व होंगे इसमें, जो कि उसको स्टडी करते हैं जो साइंटिस्ट। एंड सोशल साइंटिस्ट, और ऐसे साइंटिस्ट जो कि सोशल बिहेवियर, ह्यूमंस का या एनवायरनमेंट से क्या रिलेशन है, ये सब कुछ देखने वाले सोशल साइंटिस्ट होते हैं। ये सारे के सारे मिलकर वर्क टुगेदर करते हैं और इम्पैक्ट देखते हैं क्लाइमेट चेंज का, कि क्या इम्पैक्ट है एनवायरनमेंट के ऊपर, और उसके हिसाब से उसकी सॉल्यूशंस को देखते हैं। ओके जी, साइंटिस्ट ऑफन शेयर टूल्स, इक्विपमेंट्स एंड डेटा टू एनहेंस रिसर्च एफिशिएंसी एंड आउटकम्स। अब क्या कह रहे हैं कि साइंटिस्ट जो है वो टूल्स शेयर करते हैं, इक्विपमेंट शेयर करते हैं, ताकि आगे उनका जो डेटा रिसर्च जो है वो मोर एफिशिएंट हो और उनके रिजल्ट्स बेहतर हो जाए। ऐसे इक्विपमेंट्स, ऐसे डिवाइसेस, इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं, साइंटिस्ट अलाउ करते हैं, जो कि ताकि उनका जो रिसर्च वो कर रहे हैं वो मोर एफिशिएंट हो जाए और उसकी जो रिजल्ट्स हों वो बहुत ही बेहतर आए। साइंटिफिक प्रोसेस इंक्लूड्स पीयर रिव्यू, where researchers evaluate each other's work to ensure quality and validity। अच्छा जी, साइंटिफिक प्रोसेस में जब रिसर्च होती है तो यहाँ पर पीयर रिव्यू किया जाता है। पीयर रिव्यू क्या है? पीयर रिव्यू में क्या होता है, रिसर्चर्स क्या करते हैं, अपना वर्क एक दूसरे को देते हैं ताकि वो उसमें से मिस्टेक्स निकाल सकें। इससे क्या, टू इंश्योर क्वालिटी एंड वैलिडिटी, ताकि वो उनकी रिसर्च की क्या क्वालिटी है वो देख सकें, और वैलिडिटी क्या है, मतलब कि उनकी जो रिसर्च जो उन्होंने की है वो कितनी एक्यूरेट है, ये सब कुछ देखने के लिए पीयर रिव्यू किया जाता है। This process encourages constructive feedback and collaboration leading to improved research methodologies and findings। इस प्रोसेस का, इस पीयर रिव्यू का क्या फायदा होता है कि इससे अच्छा फीडबैक आता है, टीम वर्क इम्प्रूव होता है, उसके अलावा रिसर्च मैथडोलॉजीज और फाइंडिंग्स बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो जाती हैं। रिसर्च के मेथड्स, न्यू मेथड्स इन्वेंट किए जाते हैं इस तरीके से, इस पीयर रिव्यू के जरिए। Many scientific breakthroughs are achieved through teamwork to bring together diverse skills and perspectives, leading to innovative approaches and solutions। अब क्या कहते हैं कि साइंटिफिक प्रोग्रेसेस मिलती हैं, सिग्निफिकेंट प्रोग्रेसेस इस टीम वर्क के थ्रू साइंटिस्ट को मिल रही हैं, जिससे कि ब्रिंग टुगेदर डाइवर्स स्किल्स एंड पर्सपेक्टिव्स, लीडिंग टू द इनोवेटिव अप्रोचेस एंड सॉल्यूशंस। कि डिफरेंट एंगल्स से डिफरेंट स्किल्स जब इस टीम वर्क में इन्वॉल्व होती हैं, तो इससे नए से नए अप्रोचेस, इनोवेटिव और क्रिएटिव अप्रोचेस मिल जाते हैं हमें, और नए से नए हमें सॉल्यूशंस मिल जाते हैं इन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए।
For example, large-scale projects like Human Genome Project involve thousands of scientists from multiple institutions working together to map human DNA. यहाँ पर उसने एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल दी है जो कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या था? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में क्या किया था, साइंटिस्ट ने ह्यूमन डीएनए को मैप किया था, मतलब कि उस पर डीएनए के ऊपर क्रोमोसोम्स को शो करना, जीन्स की पेयरिंग करना, ये सब कुछ उसने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में साइंटिस्ट ने मिलकर किया था। तो इसमें डिफरेंट साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे जो कि अपने मल्टीपल इंस्टीट्यूशन से आकर वर्क उन्होंने किया था और इस प्रोजेक्ट को कामयाब बनाया था। Researchers from different countries work together to share knowledge, resources, and expertise, making collective progress possible for global collaboration. अब क्या कह रहे हैं कि रिसर्चर्स को, डिफरेंट कंट्रीज से बिलोंग करने वाले रिसर्चर्स को इकट्ठे काम करना चाहिए, मिलकर काम वर्क करना चाहिए, कोलैबोरेटिव वर्क करना चाहिए, ताकि वो अपनी नॉलेज शेयर करें, रिसोर्सेज जो जो उन्होंने यूज किए हैं वो सब रिसोर्सेज शेयर करें अपने, एंड एक्सपर्टाइज, और उनकी जो स्किल्स हैं, जाहिर है डिफरेंट कंट्रीज से बिलोंग करने वाले लोगों की डिफरेंट स्किल्स होंगी, तो वो अपनी स्किल्स भी आपस में शेयर करें, जिससे क्या फायदा होगा, मेकिंग कलेक्टिव प्रोग्रेस पॉसिबल फॉर ग्लोबल कोलैबोरेशन। तो इससे फायदा होगा कि वर्ल्ड वाइड जो है साइंटिफिक प्रॉब्लम्स को, रिसर्चर्स को सॉल्व रिसर्च में साइंटिफिक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इजी होगा टीम वर्क की वजह से। तो जी नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर एक उन्होंने क्लाइमेट चेंज की स्टीम एक्टिविटी दी हुई है, जिसमें टीचर को, स्टूडेंट्स को डिवाइड करना है ग्रुप्स में और वो डिफरेंट वेदर की रिपोर्ट लेकर करवाएंगे। तो ये आपके स्कूल टीचर्स ही आपको करवाएंगे। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, मेन टॉपिक है जो कि साइंटिफिक मेथड का टॉपिक है हमारे पास। द साइंटिफिक मेथड इज अ प्रोसेस फॉर एस्टेब्लिशिंग फैक्ट्स थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन एंड टेस्टिंग। अब साइंटिफिक क्या मेथड क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग फैक्ट्स को क्रिएट करते हैं, जिसमें हमने फैक्ट्स ढूंढने हैं, किसके थ्रू? एक्सपेरिमेंटेशन और टेस्टिंग के थ्रू। एक्सपेरिमेंट्स करना है हमने और टेस्टिंग करनी है, बार बार टेस्ट करने हैं हमने। इट इन्वॉल्व्स मेकिंग ऑब्जर्वेशन, फॉर्मिंग अ हाइपोथेसिस, कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट एंड एनालाइजिंग द रिजल्ट। इसमें ये सारे मेथड्स हमारे पास इन्वॉल्व होंगे ताकि हम लोग अपने साइंटिफिक मेथड को बेहतर तरीके से एग्जामिन कर सकें। हियर आर द स्टेप्स ऑफ द साइंटिफिक मेथड। यहाँ पर कुछ स्टेप्स दिए गए हैं जो कि साइंटिफिक मेथड में आप यूज करते हैं। रिकॉग्निशन ऑफ अ प्रॉब्लम, ऑब्जर्वेशन, बिल्डिंग अप हाइपोथेसिस, ड्राइंग डिडक्शन, डिवाइजिंग एक्सपेरिमेंट, इन्फेरिंग रिजल्ट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉब्लम से। रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉब्लम मीन्स के प्रॉब्लम को डिटेक्ट करना है हमने। सबसे पहले प्रॉब्लम पता होगी तो ही कोई सॉल्यूशन आगे हम करेंगे। Biological problem is a question related to living organism. This question is either asked by someone or comes in mind of a researcher. So biological problem हमने पहले ढूंढनी है जो कि हर living organism को relate कर सकती है। तो ये question जो है कोई भी सोच सकता है और researcher के mind में तो जरूर ही आएगा। Observations. Observations are very important step in solving a scientific problem. Observation एक important step है scientific problem को solve करने के लिए। Observations are made with 5 senses: vision, hearing, smell, taste and touch. Observation 5 senses से मिलकर बना है, जिसमें vision है, hearing है, smell है, taste है और touch है। Observations are of two types. ऑब्जर्वेशन की दो टाइप्स है मेनली। एक क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन जिसमें क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। नेक्स्ट वन इज क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो कि बेस्ड होती है मेजरेबल वैल्यूज पे, मतलब कि मेजरमेंट्स को हम इसमें इन्वॉल्व करेंगे। ओके जी, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस बीइंग मेजरेबल आर इनवेरिएबल and can be expressed in terms of numbers so are more accurate. Quantitative observation जो है कि उसको हम मेजर कर सकते हैं easily, are invariable और इसमें वेरिएबल्स का कोई इशू नहीं आता। कैन बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर, इसको हम नंबर्स में भी शो कर सकते हैं, इसीलिए ये सबसे ज्यादा एक्यूरेट होती है। यहाँ पर एक कंपैरिजन टेबल है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन का। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन में सब्जेक्टिव मेथड इन्वॉल्व होता है, जबकि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में ऑब्जेक्टिव मेथड इन्वॉल्व होता है। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थिंग, इसमें हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं चीजों की, जबकि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में हम क्वांटिफाई करते हैं थिंग्स को, मतलब कि उनको नंबर्स करते हैं, उसको मेजर करते हैं।
क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन नॉट एक्यूरेट एंड नॉट मेजरेबल काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये ना तो एक्यूरेट होती है और ना ही मेजर कर सकते हैं हम इस ऑब्जर्वेशन को, जबकि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन मोर एक्यूरेट होती है और मेजरेबल काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन है, इसमें हम मेजरमेंट कर सकते हैं। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन में 5 सेंसेस यूज होते हैं जैसे कि साइट, स्मेल, टच एंड हियरिंग है, जबकि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं सच एज रूलर्स, बैलेंस, स्केल्स एक्सेट्रा। स्केल्स वगैरह हम इसमें यूज करते हैं हम इसमें, ठीक है। तो ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन का जो डिफरेंस है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, थर्ड स्टेप है। Hypothesis is a statement that may prove to be the answer of biological problem under study. Hypothesis एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि प्रूव किया जाता है कि आंसर है किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का तब तक जब तक हम उसे स्टडी कर रहे हैं। तो इसीलिए हाइपोथेसिस के बारे में कहा जाता है हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस दैट माइट बी ट्रू। हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन होती है। टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन मतलब कि टेम्परेरी आर्जी तौर पर हम उस एक्सप्लेनेशन को लेते हैं ऑब्जर्वेशन दैट माइट बी ट्रू, और वो सही भी हो सकती है। हाइपोथेसिस शुड हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, एक हाइपोथेसिस की ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। इट शुड बी अ जनरल स्टेटमेंट, उसका स्टेटमेंट जनरल होना चाहिए। इट शुड बी टेंटेटिव आइडिया, टेंटेटिव आइडिया होना चाहिए, मतलब कि टेम्परेरी आइडिया, उसको परमानेंटली हम लोग काउंट नहीं करेंगे। इट शुड एग्री विद द अवेलेबल ऑब्जर्वेशन, उसने एग्री करना है जो ऑब्जर्वेशन अभी चल रही हैं, मतलब कि जो प्रॉब्लम साइंटिफिक हम सॉल्व कर रहे हैं उसके दरमियान जो प्रॉब्लम ऑब्जर्वेशन चल रही हैं उसके साथ एग्री करना बनता है इस हाइपोथेसिस का। इट शुड बी टेस्टेबल एंड पोटेंशियली फॉल्सिफिएबल, ये हाइपोथेसिस जो है उसको हम टेस्ट भी करेंगे बार बार, और पोटेंशियली फॉल्सिफिएबल, और अगर उसको इनकार करना हुआ, उसको फॉल्स करना पड़ा तो वो भी हम करेंगे। तो ये करेक्टरिस्टिक्स हैं हाइपोथेसिस की, क्योंकि वो एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि अभी हमारे स्टडी करते हुए, जब हम साइंटिफिक प्रॉब्लम को स्टडी कर रहे हैं उस वक्त तक सही है, वो गलत भी हो सकती है, वो सही भी रह सकती है। ओके जी, नेक्स्ट हमारा है फोर्थ स्टेप, डिडक्शन। Deductions are the logical consequences of hypothesis. To draw deduction, hypothesis is taken as true. Deduction involve if and then logic. अच्छा जी, डिडक्शन में हम क्या कहते हैं कि इसमें हम हाइपोथेसिस की लॉजिकल कंसिक्वेंसेस को इन्वॉल्व करते हैं। डिडक्शन को ड्रा करने के लिए हाइपोथेसिस को हमेशा हमें सही कहना पड़ता है। डिडक्शन किस पे इन्वॉल्व करती है? इफ एंड देन लॉजिक, इफ और देन लॉजिक पे डिडक्शन इन्वॉल्व करता है। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा, नेक्स्ट स्टेप है हमारा एक्सपेरिमेंटेशन। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड, ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है बायोलॉजिकल मेथड का। एक्सपेरिमेंट्स आर परफॉर्म टू प्रूव इफ हाइपोथेसिस इज ट्रू और नॉट। एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं अब ये देखने के लिए कि क्या हमारी हाइपोथेसिस जो हमने की है वो ट्रू है या नहीं। The deductions drawn from hypothesis are subjected to accurate testing. फिर जो डिडक्शन हमने हाइपोथेसिस से की थी उसको एक्यूरेट टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है कि क्या उसमें एक्यूरेसी है, वो फॉल्स तो नहीं, ये देखने के लिए हमें उसे टेस्ट करना पड़ता है। थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन के जरिए बायोलॉजिस्ट लर्न विच हाइपोथेसिस इज करेक्ट। सो इसीलिए एक्सपेरिमेंटेशन का स्टेप जो है काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हाइपोथेसिस जिसको हम ऊपर से टेंटेटिव या टेम्परेरी कह रहे थे, वो एक्सपेरिमेंटेशन की हेल्प से बायोलॉजिस्ट को पता चल जाता है कि ये हाइपोथेसिस करेक्ट है या नहीं है। लास्ट है समराइजेशन ऑफ द रिजल्ट। जाहिर है अब लास्ट में उसका रिजल्ट भी हमें बताना है कि हाइपोथेसिस करेक्ट थी या नहीं। द बायोलॉजिस्ट गैदर एक्चुअल क्वांटिटेटिव डेटा फ्रॉम एक्सपेरिमेंट। बायोलॉजिस्ट को या साइंटिस्ट को एक्चुअल डेटा मिल जाता है क्वांटिटेटिव, कहाँ से? एक्सपेरिमेंट करने से। दिस डेटा अरेंज टू ड्रॉ रिजल्ट, इस डेटा को अरेंज किया जाता है ताकि हमें रिजल्ट्स मिल सके। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हाइपोथेसिस, थ्योरीज एंड लॉ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हाइपोथेसिस, थ्योरीज एंड लॉ का। A hypothesis is a tentative answer. A hypothesis is a tentative answer to a question. It is based on past experience and the available data. Hypothesis क्या है? जैसे अभी हमने पढ़ा कि एक tentative answer होता है किसी भी क्वेश्चन का, एक टेम्परेरी सा आंसर होता है, वो कंफर्म नहीं होता हमें कि वो ठीक है या नहीं ठीक। इस किस चीज पे बेस करता है? पास्ट एक्सपीरियंस पे बेस करता है एंड अवेलेबल डेटा, और वो अवेलेबल डेटा जो हम साइंटिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए यूज कर रहे हैं एट अ टाइम, उस डेटा को हम लोग बेस करता है हमारा हाइपोथेसिस। A scientific hypothesis makes prediction that can be tested by recording additional observation. साइंटिफिक हाइपोथेसिस जो है प्रिडिक्ट करता है, निशानदेही करता है, जिसको बाद में टेस्ट किया जाता है एडिशनल ऑब्जर्वेशंस करके।
In deduction-based science, में deduction usually take the form of prediction about what outcomes of experiments or observation. इसमें देखा जाता है डिडक्शन प्रिडिक्शन की फॉर्म ले लेता है कि क्या रिजल्ट जो है हमारे एक्सपेरिमेंट या ऑब्जर्वेशन से हमें मिलने वाले हैं. We should expect if a particular hypothesis is correct. We should expect if a particular hypothesis is correct, we then test the hypothesis by performing the experiment to see whether or not the results are predicted. This deduction reasoning takes the form of if-then logic. अच्छा, हमें क्या एक्सपेक्ट करना है कि हमारी हाइपोथेसिस जो वो करेक्ट है, हमें उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू और देखना है क्या हमने जो रिजल्ट्स प्रिडिक्ट किए थे वो ठीक थे या नहीं. इस डिडक्शन रीजनिंग को हम लोग इफ देन लॉजिक का नाम देते हैं. इससे रीजन कर सकते हैं हम. नेक्स्ट वन इज थ्योरी. थ्योरी क्या है? What is a scientific theory and how it is different from a hypothesis? अब साइंटिफिक थ्योरी क्या है हमारे पास और ये किस तरह से हाइपोथेसिस से डिफरेंट होती है. साइंटिफिक थ्योरी इज मच ब्रॉडर इन स्कोप देन अ हाइपोथेसिस. साइंटिफिक थ्योरी जो है वो काफी हद तक ह्यूज अमाउंट में हाइपोथेसिस से ब्रॉडर होती है. डीपली हम इसका स्कोप होता है. कंपेयर टू एनी वन हाइपोथेसिस, किसी भी हाइपोथेसिस से कंपेयर करते हुए अ थ्योरी इज जनरली सपोर्टेड बाय मोर एविडेंस. एक थ्योरी जो है उसको एविडेंसेस के बेस पे देखा जाता है. एविडेंस ज्यादा इसमें आते हैं जबकि हाइपोथेसिस में ऐसा नहीं था. इन स्पाइट ऑफ द बॉडी ऑफ एविडेंस सपोर्टिंग अ वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी, इन the body of evidence supporting a widely accepted theory, scientists must sometimes modify or even reject theories when a new research method produce results that do not fit. ओके जी, अब हाइपोथेसिस में यही था कि हमने उसका आंसर ले लेना है, चाहे वो फॉल्स है या नहीं हम उसको उस टाइम पे मान लेते हैं. लेकिन थ्योरी में बार बार एविडेंसेस कलेक्ट किए जाते हैं ताकि देखा जाए. उसके बावजूद भी साइंटिस्ट जो है इन थ्योरीज को रिजेक्ट कर देते हैं जब नया रिसर्च मेथड आता है और उस नए रिसर्च मेथड के थ्रू ये फिट नहीं होती तो तब भी ये थ्योरीज रिजेक्ट हो जाती हैं. अ थ्योरी दैट हैज बीन वेरीफाइड एंड अपीयर टू हैव वाइड एप्लीकेशन में बिकम बायोलॉजिकल लॉ. वो थ्योरी जिसको बार बार हम टेस्टिंग करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, वेरीफाई करते हैं और वो बिल्कुल ठीक परफेक्ट होती है तो उसको हम लोग बायोलॉजिकल लॉ कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. यहाँ पर उसने एग्जाम्पल दिया हमारे पास मेंडल के इनहेरिटेंस के लॉ की. ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास डेटा. डेटा क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा. हमने क्या करना है? इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और फैक्ट्स कलेक्ट करने हैं तो उसको हम डेटा कहते हैं. फर्स्ट डेटा इज कलेक्टेड, देन डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड बाय यूजिंग टेक्निक्स सच एज टेबल्स एंड ग्राफ. सबसे पहले हम लोग डेटा को कलेक्ट करते हैं और फिर इस डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं टेक्निक्स यूज करके जैसे कि टेबल्स हैं और ग्राफ्स हैं. टू प्रिडिक्ट ऑन द बेसिस ऑफ डेटा इज कॉल्ड एनालिसिस. वो प्रिडिक्शन जो हम डेटा की बेस पे बनाते हैं उसको हम एनालिसिस कहते हैं. एनालिसिस ऑफ डेटा इज डन बाय मींस ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन. अब एनालिसिस किस तरह डेटा की जाती है? रेशियो और प्रोपोर्शन के थ्रू हम लोग एनालिसिस करते हैं. सो 1.7 टॉपिक्स तक हम लोगों ने चैप्टर 1 के कवर कर लिए हैं. इसके बाद एक टॉपिक हमारा रह जाएगा. ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अल्लाह हाफिज.